नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 5 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आप देख रहे हैं 5 की आंच। बुलेटिन में सबसे पहले जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में क्यों बीजेपी के लिए विरोधियों से ज्यादा अपनों से निपटना मुश्किल हो रहा है। बात प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे की भी होगी। दिग्विजय सिंह एक बार फिर घिर गए हैं। इस बार कथित तौर पर पीएफआई की वकालत को लेकर दिग्विजय बीजेपी के निशाने पर हैं। छत्तीसगढ़ में टिकटों को लेकर मंथन का दौर जारी है। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली में सीईसी की बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस बैठक का क्या एजेंडा है यह भी जानेंगे। बात चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में छिड़े वीडियो वार की भी होगी। तो अपनों के मुकाबले विरोधियों से निपटना ज्यादा आसान है और इस वक्त बीजेपी की मुसीबत यही है कि वो प्रत्याशियों की 4 लिस्ट जारी कर कांग्रेस से तो आगे निकल गई, लेकिन अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं का विरोध उसे पीछे खींच रहा है। कलह टिकट को लेकर मची है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। बीजेपी में टिकट पर टेंशन, विरोध ने बढ़ाई आफत। 136 पर मुहर, 94 पर मंथन। अभी और बढ़ सकती है बगावत। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में 136 उम्मीदवारों का ऐलान करके बीजेपी भले ही दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो फ्रंट फुट पर खेल रही है, लेकिन टिकट पर तकरार और विरोध के सुर पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बगावती तेवर बुलंद हैं। कहीं प्रत्याशी बदलने की मांग हो रही है तो कहीं मौजूदा विधायक के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता विरोध के अलग अलग तरीकों से पार्टी हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नर्मदापुरम में तो कार्यकर्ताओं ने मौन विरोध का सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। यहां टिकट का ऐलान होने से पहले ही कार्यकर्ता वर्तमान विधायक सीतारमण शर्मा के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और किसी नए चेहरे को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी से बाहर नहीं। चुनावी साल में कार्यकर्ता अपनी मांगे मनवाने के लिए अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो चुप होकर भी विरोध कर रहे हैं। जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं नर्मदापुरम संभाग से ये कार्यकर्ता पहुंचे और कार्यकर्ताओं जो है वो सब जो यहाँ मौन तरीके से बैठे हुए हैं और जो तख्तियां जो हैं वो अपने हाथों में लिए हुए हैं कि परिवर्तन होशंगाबाद 137 जो नंबर विधानसभा उसमें परिवर्तन की मांग वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं का अपमान करता है ऐसे विधायक को टिकट नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी में विद्रोह के सुर शोर में तब्दील हो रहे हैं। मऊगंज में भी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया है। विरोध प्रत्याशी बदलने के लिए हो रहा है। दरअसल बीजेपी ने नर्मदापुरम से मौजूदा विधायक प्रदीप पटेल पर ही फिर से दांव चला है, लेकिन कार्यकर्ता खुश नहीं है। विधायक पर आरोप सनातनी विरोधी होने के साथ साथ क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करने का भी है। कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर पार्टी ने अपना फैसला नहीं बदला तो मऊगंज में हार तय है। मऊगंज का विकास नहीं, उन्होंने विनाश लिखा है। इन 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ केंद्र का विकास गिना के वोट मांगना चाहते हैं और जातिगत आधार पे वो वोट मांगना चाहते हैं। मऊगंज की जनता इतनी पागल नहीं। टिकट पर बढ़ते टकराव के बीच खबर ये भी है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए और ज्यादा मुसीबतें बढ़ सकती हैं। 5वीं लिस्ट के बाद बगावत बढ़ने की आशंका जताई गई है। बीजेपी ने अब तक 136 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। 94 नामों पर मंथन चल रहा है, जिनमें 30 से 40 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। चुनावी जंग में विरोधियों से ज्यादा बीजेपी अपनों की मुखालफत से घिरी है। अब देखना यह है कि विरोध की सुलगती चिंगारी को भड़कने से पहले बीजेपी रोक पाएगी या फिर ये चिंगारी आग बनकर जीत की राह में रोड़ा बनेगी। रिपोर्ट न्यूज़ 18। ये दरअसल बीजेपी की स्थिति है और कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस की कोशिश आदिवासियों के बीच अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने की। लगातार आदिवासी वोट बैंक को लेकर सारी मारामारी है और इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मंडला के चुनावी मैदान में उतरी। यहां से उन्होंने आदिवासियों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वादों की गारंटी दी और शिवराज सरकार पर जमकर हमला भी बोला। महाकौशल और आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर चुनावी रण में उतरी। इस बार प्रियंका गांधी ने मंडला से शिवराज सरकार पर हमला बोला, आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया, जातीय जनगणना की गारंटी दी।
साथ ही स्कूली बच्चों के लिए नई योजना का ऐलान भी कर डाला। जितने भी अधिकार कांग्रेस ने आपको दिए और जो जो काम आपकी मजबूती के लिए किए, जब भाजपा आई तो एक एक करके ये अधिकार आपसे छीने गए। 10 सालों से भाजपा की सरकार है, रोजगार के मौके नहीं बने, सिर्फ लूट में व्यस्त रहे हैं ये लोग। जिस तरफ आप देखें वहां घोटाला ही घोटाला, और जब चुनाव आता है आपका ध्यान भटकाया जाता है, धन की बातें हो जाती हैं और इधर उधर की बातें होती हैं। कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो आप पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बच्चों को हर साल 500 रुपए दिए जाएंगे। 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। प्रियंका गांधी ने आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा तो सीएम शिवराज सिंह ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सवाल दागे और मांग लिया प्रियंका गांधी से जवाब। कर्जा माफी का झूठ पिछली बार बोला गया था 10 दिन में माफ, बेरोजगारी भत्ता देंगे का झूठ, समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे का झूठ, कितने झूठ आखिर? ये झूठ की गारंटी देने आ रही है क्या? एमपी में आदिवासी हमेशा सियासत के केंद्र में रहे हैं। ये वो वर्ग है जो सरकार बनाने और सत्ता का गणित बिगाड़ने का मादा रखता है। यही वजह है कि इस बार भी आदिवासियों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। अब देखना यह है कि आदिवासियों के विश्वास का वोट आखिर मिलता किसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर भोपाल से। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पीएफआई वाले बयान पर अब सफाई दे रहे हैं। सोशल साइट पर दिग्विजय सिंह ने लिखा कि कुछ मीडिया संगठनों द्वारा पूछे गए सवाल पर मेरे जवाब को गलत तरीके से कोट किया जा रहा है, जो मैंने नहीं कहा। सांप्रदायिकता भड़काने वाले संगठन पीएफआई का मैंने कभी समर्थन नहीं किया। मैं धर्म के नाम से सांप्रदायिकता फैलाने वाले व्यक्ति या संगठन के खिलाफ हूं और सदैव रहूंगा। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पीएफआई पर दिए बयान को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। विधायक रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने एमपी को तबाह और बर्बाद किया और अब नया षड्यंत्र देश के अंदर चला रहे हैं। वो सनातन, हिंदू, हिंदुस्तान, सेना के पक्ष में नहीं बोलेंगे, इस्लामिक कट्टर आतंकवाद के पक्ष में बोलते हैं। उनकी माने तो दिग्विजय सिंह जिन्ना का स्वरूप है। रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया पीएफआई को लेकर। हालांकि दिग्विजय ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको बताया। रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को तबाह बर्बाद कर दिया। अब नया षड्यंत्र देश के अंदर चला रहे हैं। सनातन, हिंदू, हिंदुस्तान, सेना के पक्ष में वो नहीं बोलेंगे और इस्लामिक कट्टर आतंकवाद के पक्ष में बोलते हैं। उनकी माने यानी रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जिन्ना का स्वरूप है। ये कांग्रेस आज पीएफआई के साथ है, कल यही कांग्रेस सिम्मी के साथ थी। यही कांग्रेस आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित करती थी। ये दिग्विजय सिंह जी जिन्ना का स्वरूप है। ये अलगाववाद, आतंकवाद और देशद्रोही गतिविधियों को सम्मान देने की कार्रवाई में निरंतर लगे हुए हैं। श्रीमान, सावधान रहना, इनसे संभल कर रहना। जो पीएफआई का समर्थन दिग्विजय सिंह जी ने और कांग्रेस ने किया है, इससे ये प्रतीत है कि पूरी कांग्रेस आतंकवाद की प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी लड़ाई तेज होती जा रही है। पहले रमन सिंह ने भूपेश बघेल का कैंडी क्रश खेलते हुए वीडियो ट्वीट किया। इस पर अभी सियासत थमी नहीं है कि कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा है। वीडियो जारी कर कांग्रेस सरकार ने भूपेश बघेल सरकार की तारीफ की। वहीं छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार करने का आरोप केंद्र पर मढ़ा है। और भाई हो गए प्रधानमंत्री आवास के पैसे पास। अब तो आप वोट भाजपा को ही, मतलब हमें ही देंगे ना। रुक बता दो तोला गलतफहमी कहाँ ले होगे? तेल भाजपा केंद्र सरकार के सौतेला व्यवहार के चलते और पूरा परिवार 4 साल तक टूटा मकान में रीस। तेरा वोट दूं मैं यहाँ। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना बना जरूर है,
लेकिन ओकर पैसा ला हमार भूपेश सरकार देवा थे, नहीं तो तुम्हारे भाजपा सरकार के भरोसे में रहते। और अब जरा एक फ्रेम में दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी में सियासी वीडियो वॉर शुरू हो गया है। पहली तस्वीर ये कांग्रेस की तरफ से प्रहार किया गया है। पहली तस्वीर कांग्रेस ने जारी की है। कांग्रेस में वीडियो जारी करते हुए बीजेपी के नेताओं पर तंज कसा है, विकास विरोधी बताया। जनता के बीच एक नेता वोट मांगने जाता है, जनता उससे सवाल करती है, जवाब करती है, खरी खरी सुनाकर वो वहां से चलता कर देती है। जनता ये संदेश भी देती है कि भूपेश बघेल सरकार सिर्फ विकास के मायने को सच कर रही है। दूसरा वीडियो बीजेपी ने जारी किया। बीजेपी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि कहीं टपकती छत, कहीं मकान मिलने की बाट जोहते लोग। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदेश के लोगों को देने का बीड़ा उठाया, लेकिन राज्य सरकार ने इसे पूरा नहीं किया। एक फ्रेम में ये दो वीडियो। उन्हें जनता तक पहुंचने नहीं दिया। हमार घर दे अधूरा दे, पैसा ते आधा परे हो दे। आवास सरकार वहाँ देवत नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन यहाँ गांव तक नहीं पहुँच सकते। कांग्रेस की इस सरकार में लगभग 16 लाख आवास लोगों को। इधर मध्य प्रदेश के एक शख्स को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने पर सऊदी अरब की पुलिस ने जेल में डाल दिया है। 8 महीने तक उसे रखा गया और खाने में सिर्फ ये आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, ये कांग्रेस की जो यात्रा निकली थी उसका पोस्टर इसके पास था। इसकी सजा उसे मिली। खाने में सुबह शाम सिर्फ 2-2 ब्रेड दी गई, रात भर सोने नहीं दिया गया। परिजनों का आरोप है कि इंडियन एम्बेसी ने कोई मदद नहीं की। परिवार की तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार 4 अक्टूबर को इसकी वतन वापसी हो सकी। ये कहानी निवाड़ी जिले के युवा कांग्रेस अध्यक्ष रजा कादरी की है। रजा 21 जनवरी को अपनी दादी शहीदा बेगम के साथ हज पर गए थे। रजा ने 25 जनवरी को मक्का के हरम मस्जिद से भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ एक तस्वीर क्लिक कराई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। 4 अक्टूबर को रजा कादरी की वतन वापसी हो पाई। भारत जोड़ो का पोस्टर दिखाने पर ये हुआ। सऊदी पुलिस ने ना सोने दिया, रात में सोने नहीं दिया गया। सुबह शाम किसी तरह रजा कादरी ने 2-2 ब्रेड इन्हें दी जाती थी, उसके जरिए जिंदगी काटी। चार अक्टूबर को रजा कादरी की वापसी हो सकी है। सऊदी पुलिस ने 2 महीने उन्हें सोने नहीं दिया, जेल उन्हें हो गई थी। 21 जनवरी को वो निकले थे। निवाड़ी जिले के रहने वाले हैं युवा कांग्रेस अध्यक्ष रजा कादरी। 21 जनवरी को दादी शहीदा बेगम के साथ हज पर गए। 25 जनवरी को मक्का के हरम मस्जिद से भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ एक तस्वीर इन्होंने क्लिक करवाई और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। रजा कादरी ये जिला अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के। कोशिश ये कि सीधे रजा से बात हो सके, आखिर वजह है क्या रही, लेकिन उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा और यातना झेलनी पड़ी। तो भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर मुसीबत बन गया रजा कादरी के लिए। कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, युवा कांग्रेस के हज गए हुए थे, वहां तस्वीर खिंचवाई। जनवरी का ये पूरा मामला है और तब से जेल में बंद रहना पड़ा। भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ ये यात्रा निकाली गई थी, राहुल गांधी की यात्रा थी। इसके साथ इन्होंने तस्वीर खिंचवाई। और अब बड़ा सियासी अपडेट आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक लगातार जारी है। कांग्रेस के मुख्यालय में सीईसी की बैठक चल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये 90 में से 70 सीटों पर प्रत्याशी तय होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। 90 सीट है, 70 सीटों पर प्रत्याशी तय होंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कुछ दिन, अब मामला दिनों में दरअसल बचा हुआ है। नवंबर में चुनाव 7 और 17। पहले चरण में बस्तर, राजनांदगांव और कवर्धा, इन तमाम जगहों पर
वोटिंग निपटा ली जाएगी, नतीजे 3 तारीख को आ जाएंगे और यही वजह है कि अब पार्टी के सामने चुनौती जल्द से जल्द नाम के ऐलान की। दिल्ली में सीईसी की बैठक और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लगातार आपको अपडेट रखा है। हमने आपको पहले भी बताया है कि जल्द ही नामों का ऐलान किया जा सकता है। 90 में से 70 सीटों पर प्रत्याशी तय हो जाएंगे। तो प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी, जल्द से जल्द मुहर लगेगी। सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा अशरफ के पास आपको लिए चलेंगे। क्या कुछ हलचलें हैं, गाड़ियों की रफ्तार क्या कुछ बता पा रही है? अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या कुछ अपडेट सीईसी की बैठक को लेकर? लगभग 70 नाम तय, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अशरफ। बिल्कुल ललित, यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है और अभी जो चल रही है वो मिजोरम को लेकर बैठक चल रही है और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आएगा। लेकिन जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि इस बैठक में करीब 70 सीटों पर नाम तय कर लिए जाएंगे। हालांकि जो सूची है वो पूरी शायद ना जारी की जाए, क्योंकि नवरात्र का जो पहला दिन होगा उसी दिन ये सूची जारी कर दी जाएगी। अभी पितृपक्ष चल रहा है, इस वजह से सूची जारी नहीं कर रहे हैं। और ये जो सूची जारी कर 70 लोग जिन पे नामों पर आज तय किया जाएगा, जो सूची रखी जा रही है, इसको एक लंबी प्रक्रिया के बाद यहाँ दिल्ली पहुंची है केंद्रीय चुनाव समिति की, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की छत्तीसगढ़ को लेकर ये पहली बैठक है। इससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें रायपुर में होती रही और वहां पे दावेदार जितने आए उन सब दावेदारों को लेकर एक लंबी प्रक्रिया चली और एक बैठकों का दौर चला, उसमें नाम छांटे गए और वो जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, छांटे गए हैं, उन नामों का प्रस्ताव यहाँ पर बैठक में रखा जाएगा, जिसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति अपनी अंतिम मोहर लगाएगी। अगर कहीं किसी का नाम पर या सीट पर कोई विवाद नहीं हुआ या सीईसी को लगा कि ये जो प्रस्ताव के स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से आए सही नहीं है, तो उन सीटों पर जरूर कुछ फैसलों को रोका जा सकता है। बाकी सभी सीटों पर जो स्क्रीनिंग कमेटी ने सिफारिशें की हैं, जो नाम तय करके भेजे हैं, उन पर अंतिम मोहर लग जाएगी। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। और अशरफ की नजरें लगातार बनी हुई हैं। अशरफ ने जिस तरह से जानकारी दी कि अभी जो मामला है वो मिजोरम का है और उसके बाद छत्तीसगढ़ पर बातचीत शुरू हो जाएगी, पितृपक्ष है, इसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।